जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। आज है 20 सितंबर। जी हाँ, आज डेट कौन सी है? 20 सितंबर। और इस डे के बारे में हम जानेंगे कि आज के दिन क्या कुछ खास है। देन करेंगे अपनी क्लास। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक हमें दे, क्लास आपको कैसी लगती है और इस क्लास को हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी के पास शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं इस चैनल के माध्यम से आपको होम साइंस के साथ साथ जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स की क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में अपनी तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास फ्रेंड्स हम देखेंगे कि आज की हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट। जी हाँ, आज की हिस्ट्री के साथ आज की क्लास की अपने हम शुरुआत करने वाले हैं। तो 20 सितंबर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। कौन सी? वैसे तो बहुत सारी घटना आज भी घटी है, बट एक ही पॉइंट हम देखेंगे। तो भाप से चलने वाली पहली बस का निर्माण। जी हाँ, आज यानी कि 20 सितंबर को ही भाप से चलने वाली बस का निर्माण हुआ। यह निर्माण हुआ किसके द्वारा? तो ब्रिटेन के गॉर्डन ब्रॉन्ज ने 20 सितंबर 1831 यानी कि 20 सितंबर 1831 में भाप से चलने वाली पहली बस का निर्माण किया था। और इसकी ये खासियत थी कि यह बस बहुत धीमी गति से चलती थी और धीमी गति से चलने के साथ साथ इसमें जो है 30 यात्री एक बार में सवारी कर सकते थे। यानी कि इस बस में 30 लोग एक बार में बैठ सकते थे। किस बस में? जो ये भाप से चलने वाली पहली बस बनी। इसका निर्माण किसने किया? तो ब्रिटेन के गॉर्डन ब्रॉन्ज ने। कब किया? 20 सितंबर 1831 में। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने जाना, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अब आज की क्लास को। तो इंट्रोडक्शन से देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का चयापचय। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, बट हमने जो ये टॉपिक पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट का चयापचय, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करने से इसका बेनिफिट ये मिलता है कि आपने जो पढ़ा है उसमें से आपको कितना आ रहा है। जब आप उसको क्वेश्चन के साथ किसी भी टॉपिक को करते हैं तो चीजें और भी अच्छे से क्लियर होती है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? हमने पढ़ा है ना, कार्बोहाइड्रेट का कार्य हमने पढ़ा। तो बताइए कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है, अर्थात व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको दिख ही रहे होंगे। तो ऑप्शन ए कहता है शरीर का निर्माण, इट मीन्स बॉडी बिल्डिंग। ऑप्शन बी ऊर्जा प्रदान करना, इट मीन्स प्रोवाइडिंग एनर्जी। ऑप्शन सी प्रतिरक्षा शक्ति यानी कि इम्यूनिटी। ऑप्शन डी विटामिन का निर्माण। ओके, अर्थात विटामिन फॉर्मेशन। तो बताइए कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है, हमने कितनी बार पढ़ा है? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी, ऊर्जा प्रदान करना यानी कि प्रोवाइडिंग एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट है उसका मुख्य कार्य क्या है? हमें ऊर्जा, इंस्टेंट ऊर्जा प्रदान करता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन 2 देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य रूप से कहाँ पूरा होता है? जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य रूप से कहाँ पूरा होता है? इसी के साथ साथ आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में और बताइए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो हमने ये देख लिया कहाँ से पूरा होता है। ये बताइए भोजन पचने की शुरुआत कहाँ से होती है? ये भी हमने पढ़ा था ना, भोजन पचने का प्रारंभ यानी कि उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हमारा भोजन पचना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी आप बताइए। फिलहाल ये देखिए क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य रूप से कहाँ पूरा होता है? ऑप्शन ए है आमाशय यानी कि स्टमक। ऑप्शन बी लार ग्रंथियां। ऑप्शन सी छोटी आंत। ऑप्शन डी कहता है बड़ी आंत। तो आंसर बताइए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य रूप से कहाँ पूरा होता है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? आई होप आप सभी को पता होगा। आंसर सी हो जाएगा, छोटी आंत यानी कि स्मॉल
इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन 3 कहता है ग्लूकोज के टूटने की पहली अवस्था क्या कहलाती है। जी हाँ, पढ़ा था ना हमने, ग्लूकोज टूट के क्या बनता है, उसकी पहली अवस्था क्या कहलाती है। अगर आपने क्लासेस ध्यान से देखी होगी तो क्वेश्चन 3 कहता है ग्लूकोज के टूटने की पहली अवस्था क्या कहलाती है। इट मीन्स व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन ग्लूकोज ब्रेक डाउन। ऑप्शन ए क्रेब्स चक्र, ऑप्शन बी ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट श्रृंखला, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। तो बताइए ग्लूकोज के टूटने की पहली अवस्था क्या कहलाती है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आपका टाइम कंप्लीट हो गया। इसका आंसर हो जाएगा बी ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है, तो ग्लूकोज के टूटने की पहली अवस्था क्या कहलाती है, ग्लाइकोलाइसिस। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। ये देखिए जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता इसमें से ऐसा कोई भी क्वेश्चन अभी तक जो हमने किया है कि आपने ना पढ़ा हो, मैंने आपको ना पढ़ाया हो। मैंने वही क्वेश्चंस मैक्सिमम 1-2 क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, वो मैं अभी इस वीडियो में आपको समझा दूंगी। बट मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें वही है जो हमने पहले से ही पढ़ रखा है। तो आई होप आपको आंसर देने में प्रॉब्लम्स नहीं फेस करना पड़ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस किस स्थान पर होता है। इट मींस वेयर डज ग्लाइकोलाइसिस ऑकर। तो बताइए ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्मा, ऑप्शन सी नाभिक, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो बताइए क्या हमने पूछा कि ग्लाइकोलाइसिस किस स्थान पर होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि साइटोप्लाज्म। ओके, तो ग्लाइकोलाइसिस किस स्थान पर होता है आपको पता होना चाहिए। तो ग्लाइकोलाइसिस किस स्थान पर होता है, साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्लाइकोलाइसिस से शुद्ध लाभ कितने एटीएफ का होता है। ध्यान दीजिएगा, ये शायद मैंने आपको टॉपिक नहीं पढ़ाया है। ग्लाइकोलाइसिस से शुद्ध लाभ कितने एटीएफ का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जानिए कि एटीएफ क्या होता है। जी हाँ, चीजें आपको पता होना चाहिए तभी आप जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। एटीएफ क्या होता है फ्रेंड्स, तो एटीएफ आपको पता होना चाहिए यह ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया करता है। यानी कि जो एटीएफ होता है ये प्रोसेस ऑफ ऊर्जा यानी कि ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया है। क्या, एटीएफ। एटीएफ और एटीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बहुत सारे व्यूअर्स को पता भी होगा हमारे एटीएफ का फुल फॉर्म। तो एटीएफ का फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो इसका आंसर आप बताइए कि हमने आपसे क्वेश्चन क्या किया, ग्लाइकोलाइसिस से शुद्ध लाभ कितने एटीएफ का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 2, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस से शुद्ध लाभ कितने एटीएफ का होता है। आंसर क्या होगा, 2। क्वेश्चन 6 कहता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट किसमें बदलता है। जी हाँ, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट किसमें बदलता है। ओके, तो बताइए ऑप्शन ए है एथेनॉल, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी दोनों, ए और बी दोनों। तो बताइए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट किसमें बदलता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर डी दोनों, ए और बी दोनों, यानी कि एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल दोनों में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट बदलता है। क्वेश्चन 7 है क्रेब्स चक्र कहाँ होता है। क्रेब्स चक्र कहाँ होता है, तो बताइए इसका आंसर, क्रेब्स चक्र कहाँ होता है। तो पहले तो आप ये समझिए कि क्रेब्स चक्र होता क्या है। तो क्रेब्स चक्र फ्रेंड्स जिसे एसिड चक्र भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, क्रेब्स चक्र को एसिड चक्र के नाम से भी जाना जाता है। यह ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। यह पायरुवेट के टूटने के बाद माइक्रोकांडिया में चला जाता है। क्या, क्रेब्स चक्र। तो आपसे किसी ने पूछ लिया क्रेब्स चक्र क्या है, तो क्रेब्स चक्र जिसे एसिड चक्र यानी कि सेट्रिक एसिड
कहा जाता है। यह ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। यह पायरुवेट के टूटने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। आई होप क्रेब्स चक्र भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ऑप्शन सी नाभिक, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि यह पायरुवेट के टूटने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। तो वही आंसर हो जाएगा, क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्लूकोज की पूर्ण अपचय से कुल एटीएफ कितने बनते हैं? ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज के पूर्ण अपचय से कुल एटीएफ कितने बनते हैं, अर्थात हाउ मेनी एटीएफ मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कंप्लीट ऑक्सीजन ऑफ ग्लूकोज। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 48। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा कि ग्लूकोज के पूर्ण अपचय से कुल एटीएफ कितने बनते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? 36। यानी कि ग्लूकोज के पूर्ण अपचय से कुल एटीएफ बनने की संख्या कितनी होती है? 36। आई होप क्वेश्चन से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन 9 है, कार्बोहाइड्रेट के संग्रहित रूप को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट के संग्रहित रूप को क्या कहते हैं? इट्स मीन व्हाट इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट? ऑप्शन ए ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी फ्रुक्टोज, ऑप्शन डी गैलेक्टोज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की एनर्जी करेंसी क्या है? ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की एनर्जी करेंसी क्या है? इट मींस व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म? ऑप्शन ए NADPH, ऑप्शन बी FDH, ऑप्शन सी कहता है ATP, ऑप्शन डी ADP। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ATP। ओके, यानी कि हमने क्या इसका फुल फॉर्म देखा? एडेनोसिन ट्रिफोस्फेट। ओके, क्या हमने देखा? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, किसका? एटीपी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यकृत अर्थात लिवर में अतिरिक्त ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है? यानी कि इन लिवर एक्सेस ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज, ऑप्शन ए वसा अर्थात फैट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी विटामिन। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन। यानी कि लिवर में अतिरिक्त ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है? तो वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 12 कहता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट श्रृंखला कहाँ होती है? इट मींस वेयर इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन लोकेटेड? ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रियल आंतरिक झिल्ली, ऑप्शन सी नाभिक, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो बताइए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट श्रृंखला कहाँ होती है? आपको पता होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रियल आंतरिक झिल्ली। क्वेश्चन 13 थे, हमारे शरीर की सबसे साधारण शर्करा कौन सी है? हमने पढ़ रखा है हमारे शरीर की सबसे साधारण शर्करा अर्थात व्हाट इज द सिंपलेस्ट शुगर इन आवर बॉडी? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रुक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी लैक्टोज। तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। इट मींस हमारे शरीर की सबसे साधारण शर्करा कौन सी है? तो आपका आंसर क्या होगा? ग्लूकोज। क्वेश्चन 14 कहता है, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? इट मींस व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी पायरुवेट, ऑप्शन सी ATP, ऑप्शन डी NADPH। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? पायरुवेट। क्वेश्चन 15 है, इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? इट मींस मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। ऑप्शन ए रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ाना, ऑप्शन बी रक्त में शर्करा की मात्रा घटाना, ऑप्शन सी प्रोटीन का निर्माण करना, ऑप्शन डी वसा का पाचन। तो बताइए इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? बताइए, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रक्त में शर्करा की मात्रा को घटाना। ओके, तो ये हमारा हो गया टोटल क्वेश्चन
हमने कितने किए, 15 क्वेश्चंस किए। आई होप जितने भी क्वेश्चंस हमने किए आपको समझ में आए होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कमेंट के माध्यम से ये भी बताइएगा वीडियो देखने के बाद कि इसमें से कितने क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आपको आते थे और जिनके आंसर्स आपके सही हुए हैं। प्लीज कमेंट के माध्यम से ये जरूर बताइएगा, इससे क्या होगा, आपका एनालिसिस हो जाएगा। पढ़ाई तो हम डेली ही करते हैं, वैसे मैक्सिमम क्लासेस हमारी टॉपिक की ही होती हैं। क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस अभी हम उतना नहीं करते और उसके पीछे रीजन यही है फ्रेंड्स कि मैं सोच रही हूँ कि आपके टॉपिक्स कवर हो जाएं एक बार अच्छे से, तो फिर क्वेश्चन आंसर्स की ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस हम थोड़ा कम करते हैं, बट अभी मैं सोच रही हूँ कि आपको एक क्लास दी जाए क्वेश्चन आंसर्स की, एक क्लास आपको टॉपिक की। सपोज जैसे मॉर्निंग टू इवनिंग हमारी क्लास होती है, तो हमने मॉर्निंग में टॉपिक कवर किया और इवनिंग में उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस हम करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये स्ट्रेटजी अच्छी रहेगी। उससे क्या होगा, आप थोड़ा पढ़िए बट आपकी चीजें कंप्लीट हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि आपने जो सुबह पढ़ा है उसको आप कर पा रहे हैं, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि ये स्ट्रेटेजी कैसी रहेगी, चीजें मतलब आपको इससे अच्छे समझ में आएंगी, मुझे तो यही लगता है। बट आप भी अपनी राय दीजिएगा, जो आप लोग कहेंगे उसी हिसाब से अगर आप कहेंगे तो क्लासेस आपकी जैसे कंटिन्यू होती हैं, हम मॉर्निंग ट्यूनिंग टॉपिक ही कवर करते हैं ज्यादातर, तो वैसे ही करेंगे। नहीं तो हमारा एक क्लास होगा सुबह किसका, टॉपिक का, नेक्स्ट क्लास होगा हमारा उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स का। ओके, तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। ये देखिए आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इस चीजों का ध्यान दीजिएगा। अगर वीडियो आपको समझ में आई हो, क्लासेस यूजफुल लगी हो, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।